Hi everyone, this is Shivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. Here we are learning research aptitude. आज सेकेंड क्लास है रिसर्च एप्टीट्यूड का। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक समझा था रिसर्च क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। उस पे बेस हमने MCQs सॉल्व किए थे, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन वहाँ से तो आते ही आते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 1 का मैं लिंक दे दूंगी। आज सेकेंड क्लास है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका कोई रिसर्च पेपर है, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट है, या आप PhD की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, GRF की कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ अगर आपने बस ये चीज़ पढ़ लिया ना तो आपके 90% मार्क्स यहाँ से ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो MCQs दे रही हूँ वो MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव MCQs हैं, एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। प्लस जो टॉपिक में क्लियर कर रही हूँ वो बहुत ही मैं बेसिक लेवल से क्लियर कर रही हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी रटना नहीं है, इसे समझना है, क्योंकि आगे चल के आपको ये रिसर्च करना है, आप उसी फील्ड में जा रहे हो। ओके, तो ये सब्जेक्ट, ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को डिटेल में मैं बताऊंगी इस वीडियो में, उसके सारे पार्ट को बताऊंगी। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, प्लस इसमें हम MCQs भी देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च में भी 4 पार्ट है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देखेंगे। मैं यहाँ पे बस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा कोरिलेशनल रिसर्च पे होगा। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है एंड एनालिटिकल रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ कहाँ करते हैं हम, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का यूज़ कहाँ पे करते हैं, वो हम देखेंगे। ओके, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च में जो हमारा पहला डिस्क्रिप्टिव वाला है ये हम देखेंगे अभी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना। यहाँ रिसर्च की बात हो रही है। रिसर्च मतलब जो भी आप पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च कर रहे हो, जिस भी प्रॉब्लम या सिचुएशन पे आप रिसर्च कर रहे हो उसको आप डिस्क्राइब करोगे। तो यहाँ पे हम किस पे फोकस करते हैं? व्हाट पे, कि क्या सिचुएशन है, कैसा सिचुएशन था, क्यों था, क्यों ऐसा हो गया, इस पे हम फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एज इट इज जो भी सिचुएशन है उसको एज इट इज हम उसको समराइज करके लिखते हैं अपनी रिसर्च में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज प्राइमरली कंसर्न विद फाइंडिंग आउट व्हाट इज एंड व्हाट वाज। ठीक है, रादर देन व्हाई। तो यहाँ हम फोकस किस पे करते हैं? व्हाट पे, कि क्या सिचुएशन है या क्या सिचुएशन था। ठीक है, what that means researcher can only report what has happened and what is happening। तो रिसर्चर यहाँ पे क्या रिपोर्ट करेगा? अपने रिपोर्ट में क्या लिखेगा कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये रिसर्च बेसिकली आपको ट्रेंड पता करने के लिए होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। आप एजुकेशन में ट्रेंड देख सकते हो, फैशन डिज़ाइन में अगर रिसर्च करना है तो पहले किस टाइप का ट्रेंड था फैशन में, अब कैसा ट्रेंड है, तो उसको हमें डिस्क्राइब करना है एज इट इज़। ओके, उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं करना है। जैसा जिस नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसा आपको मिला है वैसे ही आपको डिस्क्राइब करना है सिचुएशन को। ठीक है, तो ये बेसिकली लिटरेचर रिव्यू और हम स्टडी की थ्रू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस पहला पॉइंट है आपका व्हाट पे फोकस करते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वी फोकस, रिसर्चर फोकस ऑन व्हाट रादर देन व्हाई।
ठीक है। सेकेंड है आपका कि रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर देयर वेरिएबल्स, रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है उनके वेरिएबल्स पे, ठीक है। उनको सिचुएशन को एनालाइज करना है कि क्या सिचुएशन है और उनको एज इट इज़ लिखना है, कोई कंट्रोल नहीं करना है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स ऐसा मेजरमेंट का ऐसा माध्यम है जिसको हम वेरी करता है, जो जैसे अभी जैसे एज हो गया तो एज आपका वेरी कर सकता है, अभी आपका 20 है फिर 2 साल के बाद 22 हो जाएगा, या फिर ग्रुप ऑफ फ्रेंड हो तो किसी का 20 है, किसी का 18 है, किसी का 19 है, तो ये क्या है? एज क्या हो गया? वेरिएबल्स हो गया। तो वेरिएबल्स ऐसा कुछ भी जो वेरी करे उसको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। जिसका रिसर्चर पे कोई कंट्रोल नहीं है इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट चेंजिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट खुद से नहीं कर सकते हैं। नेचुरल सेटिंग में ये होता है, नेचुरल सेटिंग में स्टडी होता है। इसमें मेन हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके समराइज करते हैं, ओके। इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस अंडर द नेचुरल सेटिंग। ये सारे पॉइंट आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में ऐसे ही आते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज इंटरलिंक विथ एक्स पोस्ट फैक्टो हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल रिसर्च, ठीक है। तो ये बहुत ही डिटेल में ये तीनों मैं बताने वाली हूँ। ये पॉइंट, ये जो लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज इंटरलिंक, वो इंटरलिंक है विथ एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो ऐसा फैक्टो होता है जो ऑलरेडी घटना घट चुकी है और उससे जो भी इफेक्ट आता है उसको स्टडी करते हैं हम उसमें। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम हिस्ट्री को रिसर्च करते हैं, जो पास्ट का इवेंट है उसको रिसर्च करते हैं, और एनालिटिकल रिसर्च में हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। तो ये सारे जो तीनों हैं रिसर्च, जो तीनों है एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल रिसर्च, इसको इंटरलिंक करके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, ओके। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके। पहला है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एमसीक्यूज दिखाऊंगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है पहले समझ लो। एक्स पोस्ट मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब क्या होता है? एक्स पोस्ट ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट डन, ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट डन हो चुका है, अब एक्सपेरिमेंट हुआ है तो उससे बहुत सारी फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, उस फैक्टर को एनालाइज करना, स्टडी करना एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाता है, ठीक है। सपोज कोई एक्सपेरिमेंट डन हुआ है, मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। यहाँ पे सपोज आपने कोई एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी डन हो गया है, उससे बहुत सारे फैक्टर आए, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3। तो ये सारे जो फैक्टर हैं इनको एनालाइज करना, उनको स्टडी करना इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है। Ex post facto research is category of research design in which investigation start after the fact has occurred. ऑलरेडी हमारे पास फैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, इसमें हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो डन हो चुका है। अब उसका जो इफेक्ट आया है, इफेक्ट 1, 2, 3, 4 जो इफेक्ट आया है उसको हमें समझना है और एनालाइज करना है, ओके। तो यहाँ पे बोलता है इसको आफ्टर स्टार्ट आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर, रिसर्चर कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। देन एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन इज ऑल्सो नोन एज आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। आफ्टर द फैक्ट रिसर्च आता है अगर आपके एमसीक्यूज में, और चूज करना रहता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, तो आप यही चूज करोगे, क्योंकि एक ये रिसर्च ही है जिसमें ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद हम सिचुएशन, जो फैक्टर आया है उस फैक्टर को हम एनालाइज करते हैं, तो इसको हम आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, डिफाइंड एज ए रिसर्च मेथड दैट लुक इनटू हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे पास दो टाइप की वेरिएबल होती है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अपने स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में होगा।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी हम वेरिएबल्स लेते हैं उसको हम सर्टेन ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर होगा आपका, अभी मैं एग्जांपल जब दूंगी तो। ठीक है, तो अभी आप इसमें ये समझ लो कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, जहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ऑलरेडी सिचुएशन घटना घट चुकी है और उससे जो भी फैक्टर आ रहा है, जो भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, उसको एनालाइज करना इस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज सिस्टमैटिक एम्पिरिकल इंक्वायरी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन। यस, यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं, ये साइंटिफिक और एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन है ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो टाइप के वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इस दोनों को हम एनालिटिकल इन्वेस्टिगेट करते हैं साइंटिफिक वे में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। तो ये मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर मैं ये स्लाइड पढ़ती हूँ तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर है हु इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रीजन बिहाइंड द सेल्फ एस्टीम लेवल इन एडल्ट्स इन्फ्लुएंस बाय द वेट ऑफ बॉडी। अभी जो एडल्ट्स हैं उनका एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वेट ऑफ बॉडी। मतलब उनका सेल्फ एस्टीम डिपेंड हो रहा है उनके बॉडी वेट से। तो वो रिसर्चर जो है अब इस पे रिसर्च करना चाह रहा है कि सेल्फ एस्टीम लेवल कैसे इम्पैक्ट, कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है वेट ऑफ बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर सेपरेट द पार्टिसिपेंट इनटू ग्रुप। क्या किया उन्होंने, जो भी पार्टिसिपेंट जिस पे भी उनको रिसर्च करना था उनको उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, अंडर वेट, नॉर्मल वेट एंड ओवर वेट। ठीक है, यहाँ पे 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये सपोज ये रिसर्चर है, इसको रिसर्च करना है, ये इंटरेस्टेड है इन फाइंडिंग द रीजन ऑफ सेल्फ एस्टीम लेवल इन एडल्ट्स इन्फ्लुएंस बाय वेट ऑफ बॉडी। ये देखना चाहता है कि वेट ऑफ बॉडी से कैसे सेल्फ एस्टीम में इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या किया, जो इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वेट इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वेट, उनको इन्होंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ठीक है, ग्रुप 1 में अंडर वेट पार्टिसिपेंट, जिनका भी वेट अंडर वेट है उनको उन्होंने साइड कर दिया, ग्रुप 2 में जो नॉर्मल वेट है उनको साइड कर दिया, और ग्रुप 3 जो ओवर वेट है उनको साइड कर दिया। फिर उनके सेल्फ एस्टीम को उन्होंने मेजर किया। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ग्रुप जो वेट का इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो ये देखना चाह रहे हैं अपने रिसर्च में। ये समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या क्या आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। आप वेट क्या किसी का घटा बढ़ा सकते हो? नहीं, ऑलरेडी आपके पास जो पार्टिसिपेंट है वो ओवर वेटेड है। आप किसी ओवर वेटेड को आप अंडर वेट में डाल सकते हो? नहीं, वो ओवर वेटेड ऑलरेडी है, तो उनका जो भी सेल्फ एस्टीम है उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट का, वो ओवर वेट में ही आएगा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ऑलरेडी इन पार्टिसिपेंट का वेट ऑलरेडी हो चुका है, जो भी जैसा वेट है उस ग्रुप में डिवाइड करके हम सेल्फ एस्टीम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का एग्जाम्पल है। अब ये स्लाइड पढ़ लेते हैं। द एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हैज क्वेसी एक्सपेरिमेंटल नेचर। इसको क्वेसी एक्सपेरिमेंटल नेचर भी कहते हैं बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च आर नॉट रैंडमली असाइन। यहाँ पे रैंडमली असाइन नहीं किया गया है, यहाँ पे स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट जो कैरेक्टर था, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल था सॉरी, उसको एक ग्रुप में लेके आया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक ग्रुप में कर रहे हैं, जैसे ओवर वेट हो गया, अंडर वेट हो गया। ठीक है, तो इसको एक ग्रुप में लेके आया गया है। And the ex post facto study utilized their meaning due to the fact that the independent variable is something that has already happened. Independent variable ऐसा variable जो already हो चुका है। ठीक है, ये देखो ऑलरेडी हैपेंड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या था हमारे एग्जांपल में, वेट। तो वेट ऑलरेडी जिनका बढ़ना घटना या नॉर्मल होना था ऑलरेडी हो चुका है, उसको हम कैन नॉट बी मैनिपुलेट, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ओवर वेट है उनको डाइट करके हम नॉर्मल नहीं ला सकते, उसी पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल सर्व एज ए आफ्टरवर्ड एक्सपेक्ट ऑफ एक्सपोज्ड
फैक्टो रिसर्च। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका यहाँ पे एग्जाम्पल में सेल्फ एस्टीम है, उसका इफेक्ट हमें देखना है। ठीक है, चलो तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना, इसको इस फ्रेम को याद रखो, इस स्लाइड को याद रखो कि एक्सपोज्ड फैक्टो में हम ऑलरेडी जो हमारा जो घटना है या जो भी सिचुएशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है, जो भी एक्सपेरिमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब उसका जो भी इफेक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वेट है पार्टिसिपेंट का वो ऑलरेडी उन्होंने गेन लूज या नॉर्मल वेट में है, उनको हमने क्या किया, एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, और फिर हम सेल्फ एस्टीम मेजर कर रहे हैं। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल। इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। अब वेरिएबल्स क्या है, बहुतों को पहले ये स्लाइड क्लियर कर लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज। वेरिएबल्स एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप मेजर कर सकते हो, जो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरी करता है। ठीक है, चेंज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, पर्सन टू पर्सन, इवन विद इन वन पर्सन ओवर टाइम। ठीक है, वो ग्रुप टू ग्रुप चेंज हो सकता है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, और विद इन पर्सन ओवर टाइम भी चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप वेट ले लो, वेट को हम मेजर कर सकते हैं, वेट वेरिएबल है, ये ग्रुप टू ग्रुप चेंज होगा, हमारा अंडर वेट, ओवर वेट, नॉर्मल वेट जो है। देन पर्सन टू पर्सन आपका वेट चेंज होगा, मेरा वेट कुछ और होगा, आपका वेट कुछ और होगा, तो ये वेरी कर रहा है। और विद इन वन पर्सन ओवर टाइम भी चेंज होगा। दैट मीन्स अभी मैं 50 की हूँ तो मैं नेक्स्ट ईयर 55 की भी हो सकती हूँ, तो ये जो है विद इन पर्सन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल के टाइप्स हैं दो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, दिस आर दोज वेरिएबल ऑन दैट रिसर्चर हैज कंट्रोल ओवर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसपे रिसर्चर का कंट्रोल होता है, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं। और जिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। दिस वेरिएबल शो द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग और इंट्रोड्यूसिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी हम यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, उसका जो इफेक्ट आ रहा है जिस वेरिएबल पे, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे केस में इस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये जो वेट है हमारा, ये वेट क्या हो गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यहाँ पे इसका इफेक्ट हम सेल्फ एस्टीम पे देख रहे हैं, तो सेल्फ एस्टीम क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, हाँ ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग प्रोसीड्यूर, जो टीचिंग मेथड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब टीचिंग मेथड में आप कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हो, आप स्मार्ट तरीके से पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन वे में पढ़ा सकते हो, ऑफलाइन वे में पढ़ा सकते हो। तो उस पर जो भी बच्चों के स्कोर पे जो इफेक्ट आ रहा है टेस्ट स्कोर पे, वो क्या हो गया, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, एक और वेरिएबल होता है, उसको हम कहते हैं extraneous variable. These are those factors in which research environment which may have an effect on dependent variable but there are not controlled. ठीक है, that means जो एक्सटर्नस वेरिएबल है उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे हो सकता है और हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्की भी है, ये जो वेरिएबल है जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते वो रिस्की भी होता है। नेक्स्ट हमारा जो इंटरलिंक था हिस्टोरिकल रिसर्च का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो इंटरलिंक है 3 रिसर्च का, जो मैंने आपको बताया था, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आपका एक्स पोस्ट फैक्टो तो मैंने समझा दिया, अब हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल देखेंगे, फिर हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च एज प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी इनटू द पास्ट इवेंट। जहाँ भी आपको पास्ट से रिलेटेड कुछ रिसर्च होता है वो हिस्टोरिकल रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्री रिसर्च
as it makes use of historical document and other records. जहाँ पे historical research होता है, जहाँ पे हम historical document को पे स्टडी करके हम रिसर्च करते हैं, वो हमारा historical research होता है. ये क्यों करते हैं? इट्स एम टू डिस्कवर द ट्रेंड इन पास्ट को समझने के लिए कि उसका क्या ट्रेंड था, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में, वो समझने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं. ठीक है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड टू एंटिसिपेट द फ्यूचर वी डू हिस्टोरिकल रिसर्च. तो आप जब तक अपने पास्ट को नहीं समझोगे कि क्या ट्रेंड था, तो आप प्रेजेंट को नहीं समझ पाओगे और जो आपका फ्यूचर है उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाओगे. तो हिस्टोरिकल रिसर्च इसलिए करते हैं हम. इट इज़ एडवांटेज because many socio-economic and political practice theory issue can be understood in the light of past experience. ये क्यों, इसका क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है हिस्टोरिकल रिसर्च का, कि अगर आपको किसी सोशियो फैक्टर को समझना है, सोशियो कल्चर पे आपको रिसर्च करना है, तो आपको वो उनके सोसाइटी को समझना होगा, उनके हिस्ट्री को समझना होगा. अगर आप को किसी का इकोनॉमिक समझना है, किसी कंट्री का या किसी सिटी का या किसी स्टेट का इकोनॉमिक समझना है, तो भी आपको उसके पास्ट को देखना होगा. अगर आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट करना है, पॉलिटिकली कुछ इशू करना है, तो उसके भी आपको पास्ट को देखना होगा. तो ये या फिर किसी चीज़ के ट्रेंड के लिए, फैशन से रिलेटेड आपको कुछ समझना है, स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, तो आपको पास्ट स्टडी करोगे तभी आप प्रेजेंट समझ पाओगे और फिर फ्यूचर एंटिसिपेट कर पाओगे. तो इसका यूज़ रिसर्च में पास्ट के लिए समझने के लिए होता है. ओके. नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल रिसर्च. एनालिटिकल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें थिंकिंग चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए रिसर्च के लिए. ओके. तो एनालिटिकल रिसर्च इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसर्च दैट इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्किल एंड द इवेल्युएशन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिसर्च बीन कंडक्ट. तो जो भी फैक्ट और इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट किए हो रिसर्च में, उसको एनालाइज करना, उसको इवेलुएट करना एनालिटिकल रिसर्च में आता है. वैरायटी ऑफ पीपल इंक्लूड द स्टूडेंट, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट यूज एनालिटिकल रिसर्च ड्यूरिंग द स्टडी टू फाइंड आउट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. यस, डॉक्टर्स, मेडिसिन डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो एनालिटिकल रिसर्च करते हैं समझने के लिए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन समझने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. एनालिटिकल रिसर्च यूजुअली कंसर्न विथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एनालिटिकल रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू सर्च मेजर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कंप्लेन मेड बाय कस्टमर. अभी कोई कंपनी है जो वो चाहती है कि नंबर ऑफ जो कंप्लेन आ रहा है उसको हमें रिड्यूस करना है. तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसको डीपली क्रिटिकली उसको सोचना होगा कि क्या इफेक्ट, क्या रीजन है कंप्लेन का, रूट फाइंड आउट करना होगा. ठीक है. तो क्या रीजन है, उसका इफेक्ट किस तरीके से आ रहा है, कैसे आ रहा है और कितना आ रहा है. सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड एग्जाम्पल है, टू सर्च मेजर टू रिड्यूस द एब्सेंटीज रेट एमंग्स द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी. अगर कोई कंपनी है और वहाँ पे एम्प्लॉय एब्सेंटीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगेन वहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनके कंपनी में एम्प्लॉय क्यों नहीं आ रहे हैं, एम्प्लॉय डीमोटिवेट हैं, सैलरी इशू है, वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, जो भी कॉज एंड इफेक्ट है उनको वो समझना है. तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए. तो ये सारे एनालिटिकल रिसर्च में आ जाएंगे. चलो अभी हम देखेंगे एमसीक्यूज. ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लीज आप लोग अच्छे से समझो. अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके. या फिर आपका जो सिलेबस है रिसर्च का, उसमें कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आप चाह रहे हो कि इससे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो.
ओके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे जो आप मिस कर सकते हो। MCQs आएंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ सॉल्व क्वेश्चन पेपर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, तो ये सब आप मिस ना करो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग को ये कुछ काम आ रहा है आप लोगों के। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच रिसर्च इज प्राइमरली कंसर्न विथ फाइंडिंग आउट व्हाट इज एंड व्हाट वाज। तो कौन सा रिसर्च मेथड है या कौन सा टाइप रिसर्च है जो व्हाट पे फोकस करता है कि व्हाट इज एंड व्हाट वाज, या व्हाट वाज हैपनिंग और व्हाट इज हैपनिंग। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, हमने पहले ही स्लाइड में पढ़ा है इसे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अ रिसर्चर अटेम्प्ट टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ रिसर्च शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। देखो यहाँ पे समझना होगा सिचुएशन को। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मेथड ऑफ फीडिंग है, जैसे हम वीडियो दिखा के खिलाते हैं बच्चों को, या फिर हम नेचुरल इन्वायरमेंट में पेड़ पौधा दिखा के अगर बच्चों को फीडिंग कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, इस चीज़ को समझना है। तो ये क्या हो गया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, और इसमें हम फिर ग्रुप कैटेगराइज कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी ग्रुप बना रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लाइक जो फीडिंग हम करवा रहे हैं वो कैसे सिचुएशन में करवा रहे हैं, या तो आप वीडियो दिखा के बच्चों को खिला रहे हो, या आप उनको खुद ही दे रहे हो कि आप खुद से खाओ, या थर्ड ग्रुप आपका हो सकता है कि आप उनको उनके पीछे भाग के दौड़ के उनको पेड़ पौधा दिखा के खिला रहे हो। तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है चिल्ड्रन पे, वो आपको मेजर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फीडिंग जो करवा रहे हैं, मेथड ऑफ फीडिंग, और बच्चों का जो एंजाइटी है उस पर हम इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, एक है आपका मेथड ऑफ फीडिंग, ठीक है, जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, या आप सिचुएशन चेंज कर सकते हो कि आप कभी वीडियो दिखा के खिला रहे हो, कभी आप बच्चों को खुद ही दे रहे हो कि आप खुद से खाओ। ठीक है, तो ये, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों में जो, यहाँ पे हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो में हम क्या करते हैं, ग्रुप में करते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको हम ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं। तो एक आपका वीडियो फीडिंग है, वीडियो देख के बच्चा खा रहा है, एक बच्चा खुद से खा रहा है। ठीक है, बाय ओन। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या देखना है, एंजाइटी और प्रोइनेस, मतलब कि बच्चों की मेंटल स्थिति पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो चिल्ड्रन का जो भी मेंटल जो भी है, या तो वो गुस्सा, या फिर उनकी एग्रेसिव हो रहे हैं वो, या जो भी उस पर जो इफेक्ट आ रहा है उसको आपको मेजर, उसको मेजर करना है। तो ये कैसा मेथड हो गया, कैसा रिसर्च हो गया, ये एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड हो गया। समझ में आ रही है बात? अगर नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चंस रहता है तो आपको दो टाइप के वेरिएबल्स रहेंगे उसमें। आप वेरिएबल्स पहले फाइंड करो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। फिर देखो कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको कैसे ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, या ऑलरेडी सिचुएशन हो चुका है, फिर वो देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, अच्छा एक और चीज यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि इवेलुएट द इफेक्ट। अगर यहाँ पे काउजन इफेक्ट रहता तो फिर ये एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ओनली इवेलुएट द इफेक्ट, सिर्फ हम इफेक्ट को देखेंगे। ऑलरेडी हमारे जो भी था एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसके इफेक्ट को बस एनालाइज करना है। तो इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है, अ रिसर्चर इंटेंट टू एक्सप्लोर द इफेक्ट। यहाँ पे अगेन इफेक्ट ही बोल रहा है, सिर्फ इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी। अगेन ये सिर्फ इफेक्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे रिसर्चर क्या पता कर रहा है
बोल रहा है कि जो टीचिंग, जो भी हम टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में करवा रहे हैं, वो अलग अलग टीचिंग मेथड से क्या इफेक्ट आ रहा है स्टडी पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हो गए, टीचिंग मेथड जो भी हम ले रहे हैं, पॉसिबल फैक्टर जो भी पॉसिबल टीचिंग मेथड है, और उसका इफेक्ट स्टडी पे। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, इफेक्ट देख रहे हैं सिर्फ। तो ये आपका अगेन एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ फॉलोइंग रिसर्चर द रिसर्चर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट। यस, अगेन जहाँ पे इफेक्ट की सिर्फ बात हो रही है, जहाँ पे हम सिर्फ इफेक्ट को ट्रेस कर रहे हैं, वो एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च कहलाएगा। ओके, अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च। तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, द रिसर्चर इज कैरी आउट आफ्टर द इंसिडेंट। यही है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट हो चुका है, इवेंट हो चुका है, उसके इफेक्ट को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दिस रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी इनटू द पास्ट इवेंट। देखो सेम आपके स्लाइड में लिखा हुआ है हिस्टोरिकल रिसर्च में कि हिस्टोरिकल रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है, तो ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। यहाँ पे क्या है, आप अपने हिस्टोरिकल रिसर्च के स्लाइड में देखा होगा कि जहाँ पे हमें सोशियो इकोनॉमिक कल्चर को समझना होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को समझना है, उनके बेटरमेंट के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे उनके बेटरमेंट के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, जब तक उनका पास्ट नहीं समझोगे कि वो कैसे हैं, किस सिचुएशन में थे। तो इसके लिए आपका हिस्टोरिकल रिसर्च होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड वेरिएबल्स। जिसे भी हम मेजर कर रहे हैं वो वेरिएबल्स कहलाता है, और वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ रिसर्च कंसर्न इटसेल्फ विथ काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो अभी एनालिटिकल रिसर्च में देखा था कि जहाँ पे काउज एंड इफेक्ट हम देखते हैं, पता करते हैं, उसको हम एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। ठीक है, मैंने स्लाइड में लिखा भी है सेकेंड पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 10, टू सर्च मेजर्स टू रिड्यूस द एब्सेंटीज रेट एमंग द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। अगेन एनालिटिकल रिसर्च, ये भी मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है एनालिटिकल रिसर्च का, कि यहाँ पे हम काउज एंड इफेक्ट देख रहे हैं कि क्यों एब्सेंट हो रहे हैं एम्प्लॉय, क्या रीजन है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने जो आपको स्टडी मटेरियल जो मैंने बनाया है, वो बहुत ही मैंने अप टू डेट पॉइंट पे बनाया है। उससे अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लो, सिर्फ इस सारी स्लाइड को पढ़ लो, तो आपके पूरे फुल मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बार बार गूगल पे आप देखोगे, ये सब सारी जगह आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में यही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेरे स्लाइड से आपको मिल जाएंगे। Okay, the which research measure the level of association and relationship between two or more variable। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको कोरिलेशन इसका आंसर है, जहाँ पे हम देखते हैं दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हम लोग स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिसर्च इज कंडक्ट फॉर दोज प्रॉब्लम विच हैव नॉट बीन रिसर्च बिफोर। तो एक्सप्लोरेटरी, ये भी हमने नहीं स्टडी किया है, तो आई थिंक आपका ये सारे नेक्स्ट एमसीक्यूज आगे के लिए है। हाँ, नेक्स्ट आपका जो स्लाइड है, नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, उसमें कोरिलेशनल रिसर्च हम देखेंगे कि कोरिलेशन रिसर्च कैसे, क्या है, कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।